नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है उसके लिए सॉल्यूशन कर रहे थे क्वेश्चंस का। एक मॉक टेस्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। दूसरा और तीसरा मॉक टेस्ट मेरा करवाने का प्लान था, लेकिन मैं दूसरे और तीसरे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर शामिल कर दूंगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। और ये सारे के सारे प्रश्न आपका कॉन्फिडेंस बनाने बढ़ाने के लिए बहुत काम आएंगे, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मोटिवेट करेंगे। आप आसान आसान प्रश्न आप कर दोगे, और इतने आसान भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मतलब थोड़ा दिमाग वाले प्रश्न है। और मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपने अच्छी खासी तैयारी कर ली होगी, है ना। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। कुछ और बात मैं आपको बता दूं, पेपर 1 और पेपर 2 में जब आप पेपर करोगे, ऑफलाइन पेपर है इस बार, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ज़्यादा सेलेक्ट करना अगर जब आपको नहीं आए। ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में से आप ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करना अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये बात याद रखना आप। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हम करते हैं। इससे पहले मैं मॉक टेस्ट 1 करवा चुका हूँ। मॉक टेस्ट देखो, अब ये दूसरा और तीसरा एक साथ ही मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है ना। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, ये कथन किसने किसके बारे में कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन भी नहीं कहेंगे पर आसान भी नहीं है। एक्चुअली ये जो प्रेमचंद घर में ये जीवनी है ना, जो शिवरानी देवी ने लिखी है, उसकी भूमिका का कथन है ये। तो कठिन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने भूमिका सबकी पढ़ी हुई है, पढ़नी भी चाहिए, ठीक है ना। और भूमिका से जब हर बार प्रश्न आते हैं तो सारी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रखी है, ठीक है। तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में ये पंक्तियाँ कही है कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। हो जाएगा तीसरा उत्तर सही। लाल पान की जो बेगम कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ये, फणीश्वर नाथ रेणु की। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, ये फणीश्वर नाथ रेणु के ही पत्रों का संग्रह है, जिसे भरत यायावर ने ही संपादित किया है। तो कहानी में जो बिरजू की माँ है वो किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती थी, तो जंगी की पतहू को क्या करती थी, ट्यूशन वाली कह के संबोधित करती थी, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा। और अंधेरे में जो कविता है उसमें काव्यवाचक किसे पिता पिता कहकर संबोधित करता है। अंधेरे में कविता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कविता है, इससे कभी प्रश्न न आए ऐसा कभी नहीं होता है। मुक्ति बोध की कविता है ये, मुक्ति बोध की प्रगतिवादी भाव बोध की कविता है, जिसमें गांधी जी का, तिलक का, तोलस्टॉय का उल्लेख है, सिरफिरा पागल भी है। पर पिता पिता जो काव्यवाचक है वो तिलक का कहता है, ठीक है ना। आप गांधी जी मत कर देना, तिलक को कहता है, जिनकी पाषाण की मूर्ति है, जिनकी नाक से लहू बह रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगली भाषा, अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे प्रश्न जब आए और आपको उत्तर याद ना हो, आप शुक्ल जी उत्तर लगा दिया करो। 100 में से 99% चांस है कि उसका उत्तर शुक्ल जी हो, हालांकि इसका उत्तर तो शुक्ल जी होगा। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ रहे हैं, हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास आपको मिल जाएगा। उसमें हमने ये पढ़ा था आधुनिक काल में कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। ये हमने आधुनिक काल में पढ़ा था, शुक्ल जी की पंक्तियाँ ये। अगला प्रश्न है कि रस की निष्पत्ति जो है ना, मूलतः ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, निम्नलिखित में से किसका मानना था। जब रस सिद्धांत हम पढ़ते हैं भरत मुनि का, तो रस सिद्धांत के 4 व्याख्याकार हुए, मेन 4 व्याख्याकार हुए हैं, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक और अभिनव गुप्त। इन चारों के अलग अलग दर्शन भी है। तो इन चारों ने क्या किया था, अनुकार्य अनुकर्ता नट, दोनों को अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया है। और एक होता है सहृदय, जिसे हम बोलते हैं पाठक या श्रोता, जो सामने बैठ के नाटक देखता है। तो एक्चुअली ये कहते हैं कि रस की निष्पत्ति, यानी कि जो रस की उत्पत्ति हो ना, वो किसके द्वारा होती है, मूल ऐतिहासिक पात्रों से। अर्थात जैसे कि ये कोई एक राम नाम, एक कोई ये मतलब मान लो अब रामू नाम का एक लड़का है जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, राम जी का पात्र कर रहा है ये, है ना, मतलब राम जी का किरदार निभा रहा है ये, है ना। तो अब ये जो किरदार निभा रहा है, तो आप जो श्रोता हो वो किसको देखकर प्रभावित हो, ये बताओ, रामू को देखकर या राम को देखकर, ये बताओ। आप उस रामू के अंदर राम को देखकर प्रभावित होंगे, न कि रामू को देखकर, है ना। इसलिए ये बात कहता है कि मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, ये बात कहते हैं भट्ट लोलट। भट्ट लोलट इस प्रकार की बात को कहते हैं। भट्ट नायक अलग से व्याख्या करते हैं, शंकुक अलग से और अभिनव गुप्त अलग से। कुछ लोग कहते हैं कि रस की निष्पत्ति साधा सहृदय में होती है। अब जब सहृदय की बात कही गई थी, तब पहली बार जाके साधारणीकरण की जो है परिभाषा है वो निकल कर आई है, और साधारणीकरण नाम से एक अलग ही टॉपिक निकल कर आया है, बहुत अच्छा टॉपिक है। फिलहाल यहाँ पे जो उत्तर होगा वो भट्ट लोलट होगा। अगला प्रश्न देखो,
किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते हैं बोते हैं, वहीं उनके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल वो मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे, है ना। ये पंक्तियाँ किस निबंध से हैं? एक्चुअली में ये पंक्तियाँ हैं, ये भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है उस निबंध की पंक्तियाँ हैं, जो कि भारतेंदु का निबंध है, ठीक है ना। ये प्रश्न डिलीट हुआ था, इसलिए इसमें से एक भी उत्तर सही नहीं है। उठ जाग मुसाफिर जो है विवेकी राय का निबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो विवेकी राय के उपन्यास, विवेकी राय के निबंध, सॉरी निबंध है, विवेकी राय के निबंध की आपको विशेषता पता होना चाहिए, और कुबेरनाथ के राय के निबंधों की भी विशेषता पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि विवेकी राय के जो निबंध है वो ग्रामीण चेतना से संबंधित है, तो वैसी भाषा भी आपको मिलेगी। लेकिन कुबेरनाथ राय के जो निबंध है वो ललित निबंधकार हैं, तो उसमें मिथक का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। मिथक अर्थात राम कृष्ण आदि जो पुराणों से संबंधित चीज़ें ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। ग्रेंगरिन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए, करते हैं विचार। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है, गलत बिल्कुल नहीं किया गया है। इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है, वेरी बिल्कुल सही उत्तर है। दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता, बिल्कुल ये भी सही कथन है। अज्ञेय ने जो है दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता का चित्रण किया गया है ग्रेंगरिन में। पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है, नहीं गलत हो जाएगा ये। पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग जो है इनके उपन्यास शेखर एक जीवनी, उसमें पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है, जिसे कहते हैं फ्लैशबैक शैली, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। और ग्रेंगरिन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है, ये भी सही है। बी डी और ई, ठीक है ना, बी सी और ई, बी सी ई कहाँ पे, ये रहा उत्तर 2 सही हो जाएगा। ग्रेंगरिन अज्ञेय की कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें किस प्रकार से रोज एक ही काम करते 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 नीरसता आ जाती है जीवन में, उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तमस उपन्यास के पात्र बताने, बिल्कुल बताएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। देखो इसमें जो सही उत्तर हो जाए, अब्दुल्ला बेग नहीं होगा, गिरधारी लाल नहीं होगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे दोनों के दोनों जो किसके पात्र हैं, ये है मानस का हंस के, मानस का हंस। पर हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पात्र हैं तमस उपन्यास के। निस्बत सहानी का उपन्यास है, 1973 में प्रकाशित हुआ था, 1975 में साहित्य अकादमी मिला है। 5 दिन की कथा है, 5 दिन में दंगा वंगा होकर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। 5 दिन बाद एक बहुत बड़ा हवाई जहाज ऊपर से गुजरता है, उनको डर बैठ जाता है कि पता नहीं कुछ भी बुरा हो सकता है, 5 दिन में सब कुछ खत्म। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, है ना, घिनौने घने जंगल, कंप से कनकने से, है ना। तो ये बी डी और ई सही है यहाँ पे, बी डी ई चौथा। जंगल में कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। गोंड जनजाति का उल्लेख इस कविता में मिलता है। तीतर और बटेर का, तीतर और मुर्गों का भी वर्णन मिलता है इसमें, तीतर और मुर्गों का भी, है ना, याद रखना। सतपुड़ा के घने जंगल, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, बहुत ही शानदार कविता है ये, ठीक है। बुनी हुई रस्सी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उनको। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सारी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई है। सहज वृत्तियां रह गई है अर्थात वो अपने आप बाहर निकलती है, जैसे आप चाहो चाहे न चाहो, जैसे केश बढ़ना, नाखून का बढ़ना, टूट के दांत का दोबारा उगना, ठीक है ना, इधर से अपने रोंगटे खड़े हो जाना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये सहज अभ्यास वृत्ति अभिवृत्तियां हैं। ये किस निबंध से ली गई है? नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है, ये कल्पलता निबंध संग्रह में है। कल्पलता निबंध संग्रह 1952 में छपा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक है। अगला प्रश्न देखो आप, लक्षणा मूला ध्वनि का भेद कौन सा है? काव्य शास्त्र का प्रश्न है ये, काव्य शास्त्र का। लक्षणा मूला ध्वनि और अभिधा मूला ध्वनि, 2 प्रकार के ध्वनि के भेद हम पढ़ते हैं, लक्षणा मूला और क्या बोलते हैं उसको, लक्षणा मूला और अभिधा मूला। अब अभिधा मूला को तो हम बोलते हैं विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, और लक्षणा को बोलते हैं हम विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। ये विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, इसको बोलते हैं हम अविवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। अब अविवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि का जो भेद है ना, वो हो जाएंगे अपने अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि
और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, है ना, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 3 यहाँ पे, क्योंकि असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि अलग के भेद है ये, और अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, 3 उत्तर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो आप, ये ध्वनि सिद्धांत है आनंदवर्धन का 9वीं शताब्दी में, ठीक है ना, याद रखना। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, देखो पहला जो समाचार पत्र है हिंदी का वो उद्यंत मार्तंड है, पर उद्यंत मार्तंड जो है वो साप्ताहिक है, जबकि ये दैनिक की बात कर रहा है प्रतिदिन, वो समाचार सुधावर्चन हो जाएगा। दोनों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समाचार का प्रश्न हर बार ही पूछा जाता है, कोई नई बात नहीं है ना, हर बार ये प्रश्न जो बता रहा हूँ मैं आपको, इससे मिलते जुलते प्रश्न इस बार दिखेंगे आपको 18 तारीख को, इससे मिलते जुलते। पत्रिका चेंज हो जाएगी, पात्र चेंज हो जाएंगे, पर पूछेगा सिलेबस में से, ये कन्फर्म है। सभी संथालों को दामुल होज हो गया। अब दामुल होज के जस्ट बगल में कोष्टक में है ना, यहाँ पे दिया हुआ है आजीवन कारावास, कोष्टक में दिया हुआ है, कोष्टक में, अतः सिलेबस से लिया हुआ क्वेश्चन नहीं है। दामुल होज का जो अर्थ है वो हो जाएगा आजीवन कारावास। मेला अंचल उपन्यास में इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में, यानी कि बड़े बड़े लोगों के घरों में गबन, चीटिंग, है ना, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे ये उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। ये कथन किस उपन्यासकार के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? बाप रे बाप, अब इंसान पहला प्रकाशन तो पढ़ लेगा, उसका कोई बात नहीं भाई, कि पहली बार प्रकाशित हुआ है तो जरूर पढ़ेंगे ना हम, एक ही बार तो पढ़ेंगे ना उसको, ये तो है नहीं कि उसके कि उस उपन्यास को अगर 5 बार प्रकाशित किया है तो हम 5 बार थोड़े ना खरीदेंगे उसको। एक बार प्रकाशित किया, एक बार पढ़ लिया हमने, उसकी भूमिका भी पढ़ ली, इसने कहा है पुनर्प्रकाशन की भूमिका में। अब कैसे करेंगे, अब समझ में नहीं आ रहा, ये तो यार, है ना। अब मुझे ये बताओ कि वैसे वैसे ये उपन्यास अर्थात किस उपन्यास के लिए, देखो अंडरलाइन कर दिया है इसने भी खुद ही, अब हिंट दे रहा है ये। अब आते हैं सिलेबस में, सिलेबस में क्या क्या है? महाबोध है, आखिरी कलाम गलत नहीं है सिलेबस में, काशी काशी गलत नहीं है, राग दरबारी है। अब इन दोनों में से एक आंसर चूज करना है, कन्फर्म है, ऐसे दिमाग लगाया अपन ने। अब मुझे ये बताओ, यहाँ लिखा हुआ है उसके उपन्यासकार ने, उपन्यास, महाबोध हमारे सिलेबस में है ही नहीं, महाबोध हमारे सिलेबस में है पर नाटक के रूप में है, उपन्यास के रूप में है ही नहीं, तो हम क्यों चूज करेंगे महाबोध? और सही उत्तर निकल के अपने आप आ गया राग दरबारी। ये बताओ, याद रखने की आवश्यकता थी क्या? बताओ, बिल्कुल नहीं थी ना, जरूरत ही नहीं है याद रखने की, दिमाग लगाना है बस। आखिरी कलाम नहीं है सिलेबस में, काशी काशी नहीं है सिलेबस में, महाबोध उपन्यास सिलेबस में नहीं है, महाबोध नाटक सिलेबस में है, तो कैसे कैसे हम राग दरबारी नहीं चूज करेंगे? इसका उत्तर राग दरबारी है। तो कभी भी एनटीए है ना ऐसे डीप प्रश्न नहीं देता है जानबूझ के, हर प्रश्न के पीछे एक रीजन होता है, आपको उसको दिमाग लगाना आना चाहिए। इसी प्रकार यही सेम दिमाग आप इस बार भी लगाएंगे 18 जून को, याद रखिएगा बिल्कुल, है ना। ये देखो, अब इसमें ट्रिक बताता हूँ आपको, कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है, बताते हैं बिल्कुल। अब मुझे ये पता है यार कि चंद्रगुप्त वही है जिसका संबंध सेल्यूकस से है। अब सेल्यूकस वही है जिसकी पुत्री का नाम कार्नेलिया है, कार्नेलिया, क्योंकि कार्नेलियस की पत्नी हो जाती है ना, और सेल्यूकस से संबंध बना लेता है ये। अतः अंग्रेजी पात्र चंद्रगुप्त नाटक में आते हैं, तो पहला अंग्रेजी पात्र एलिस, अतः ये भी पक्का इसी में ही है ना, चंद्रगुप्त नाटक में। एलिस हुआ नहीं हुआ, क्योंकि स्कंदगुप्त में अंग्रेजी पात्र नहीं है, सिर्फ चंद्रगुप्त में ही है। जब सेल्यूकस हो सकता है तो कार्नेलिया भी होगा, और कार्नेलिया है तो एलिस भी होगा, तो पहला तो गलत हो गया। अतः चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा संबंधित नहीं है, ये तो है, ये आंसर नहीं होगा। अब लीला और नीला, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक साथ ही है, मतलब जिसमें ये होंगी लीला वो इसमें भी होंगी। अब अतः ये दोनों तो कन्फर्म है कि ये दोनों तो चंद्रगुप्त में ही है। बचा जयमाला, ये स्कंदगुप्त का पात्र है, वैसे ही पता चल रहा है अपन को। हो गया, निकल के आ गया आंसर, खत्म। इतना आसान होता है आंसर निकालना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा, ठीक है ना, पूरा एकदम रट के नहीं जाना पड़ता है, थोड़ा सा समझ के जाना पड़ता है। शरतचंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया था? व्यास कवि के बाद रविंद्रनाथ को सबसे बड़ा कवि घोषित किया है, ठीक है, याद रखना, व्यास कवि को। देवनागरी लिपि के संबंध में कौन कौन से तथ्य मिलते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। कौन कौन से तथ्य मिलते हैं, उनमें से नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है, अतः गलत वाला नहीं छांटना है, ठीक है। नागरी लिपि से नागरी उपनामकरण नहीं हुआ है, नागरी लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है, चलो ठीक है, ये
एक ऑप्शन हो गया, मान लेते हैं। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, बिल्कुल बी एकदम सही कथन है। अगर बी सही है तो बी वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये रहा बी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, कन्फर्म है, ठीक है। नगर में प्रचलित होने के कारण उसे देवनागरी नाम पड़ा, नगर में, बिल्कुल सी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी अगर यहाँ पे है, ये रहा, तो सी तो ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, खत्म। अब तो तीसरा और चौथा ही बचा अपने पास, और तीसरा और चौथा ही बचा, तो ए तो अपने लिया ही नहीं था, क्योंकि नागरी लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है। ये कैसे गलत है, तो क्योंकि हुआ है ना, इसलिए है ना। अतः यहाँ पे ए गलत हो जाएगा। अब डी पढ़ते हैं, बी और सी सही है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा, बिल्कुल सही बात है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम से नागरी नाम पड़ा, सही है। और देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है, अगर अक्षरिक नहीं होती तो दिखती कैसे फिर, अक्षरिक मतलब होता है ये देखो क ख ग, अक्षर है ना, लिख तो सकते हैं ना, गलत है। बी सी और डी आंसर निकल के आ रहा है, ये रहा तीसरा ऑप्शन, खुद ही कह रहा है बी सी डी। ऐसे ऑप्शन के अंदर से ऑप्शन निकालने पड़ते हैं, एलिमिनेट कर दिया करो, पहले काट दिया करो, जो भी आपको बेकार ऑप्शन लगे उसको तुरंत काट दिया करो, ठीक है। आगे चलें। ये पत्रिकाएं हैं कुछ, इनको बताना है कि कहाँ कहाँ से छपती है ये। इसमें से भारतेंदु जो पत्रिका है, वो भारतेंदु पत्रिका भारतेंदु खुद नहीं निकालते थे, राधाचरण गोस्वामी निकालते थे। कहाँ से निकालते थे राधाचरण गोस्वामी, वृंदावन से, जहाँ रहेंगे वहीं से निकालेंगे ना। तो डी में 2, अब देखो डी में 2 ये यहाँ पे हो गया, इसमें भी है, यानी कि एक और दो, तीसरा और चौथा हट गया ऑटोमेटिक है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, देश हितैषी है ना, देश हितैषी निकलती थी अपने अजमेर से, ए में 4, नहीं बी में 4, तो बी में 4 ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, खत्म बात, ठीक है ना। अब बच्चे अपने भारत बंधु और शुभ चिंतक। तो भारत बंधु कहाँ से निकलती थी, अपने अलीगढ़ से, भारत बंधु अलीगढ़ से, और शुभ चिंतक जबलपुर से, ठीक है। तो पहला उत्तर हो जाएगा सही, ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, मिलान करना है यहाँ पे कि किसके किसके कौन कौन से निबंध है। बहुत आसान प्रश्न है, सिलेबस में लगा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अतः एक निबंध लगा हुआ है तो हमको सारे निबंध याद करना जरूरी है। ये रहा कूटज कल्पलता, ठीक है, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, तो बी में 3 हो जाएगा, बी में 3 ये रहा, बी में 3 ये रहा, यानी कि एक तो या तो ये होगा या ये होगा, खत्म बात। इसके बाद हम बात करें तो विद्या निवास मिश्र का हो जाएगा तुम चंदन हम पानी, हल्दी और दूब, इस टाइप से। और सरदार पूर्ण सिंह का हो जाएगा सच्ची वीरता, और ये हो जाएगा मनोयोग इसका, प्रताप नारायण मिश्र का, ए में 4 ये रहा, ए में 4, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आसान प्रश्न है, मिलान करने वाले एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, अरे यायावर याद रहेगा निम्नलिखित अध्याय को पहले से बात के क्रम में लगाना है, ठीक है, लगा देते हैं बिल्कुल। परशुराम से तुर्खम, यानी कि एक टायर की राम कहानी, ये पहला पार्ट है, यानी कि परशुराम से तुर्खम करने के लिए मैं गया हूँ, कहाँ पे गया हूँ मैं, परशुराम से तुर्खम करने के लिए मैं गया हूँ, किरणों की खोज में, देवताओं की मौत की घाटी, हाँ देवताओं के अंचल में मौत की घाटी में। तो डी के बाद आएगा सी, डी के बाद आ जाएगा सी, डी सी, तो ये रहा डी सी, परशुराम की तुर्कम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा, फिर उसके बाद एलूरा हो जाएगा यहाँ पे ना, डी सी ए ई बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आसान है, क्रम याद करना ही पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा, देख के जाना कम से कम, है ना। हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय अरे यायावर याद रहेगा, इसमें नहीं है, है ना। अज्ञेय की रचना है ये, यात्रा वृत्तांत ये है ना। अरे यायावर याद रहेगा और बूंद और समुद्र, ये दोनों यात्रा वृत्तांत है अज्ञेय के। अरे यायावर में तो भारतीय यात्राओं का वर्णन है, और बूंद और समुद्र में पाश्चात्य यानी कि विदेश की यात्राओं का वर्णन है। ये साकेत हमारे काव्य लगा हुआ है सिलेबस में, प्रश्न आना लाजमी है, ठीक है। कि साकेत में जो वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण की गौरव की भावना उसे संभाले हुए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, दोनों कथन सत्य हैं। दोनों कथन को पढ़कर हमको कोई अटकन महसूस नहीं हुई,
कहीं कोई बात चुभी नहीं। जब चुभी नहीं तो वो वैसे भी, जब चुभती है तो हम थोड़ा सा रुकते हैं और थोड़ा दिमाग लगाते हैं, समझते हैं। पर इसमें कहीं अटकन वाली बात थी ही नहीं, तो हमको समझने में दिक्कत नहीं आई। दोनों कथन सत्य हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। द्वैतवादी, ठीक है ना। अब एक होता है द्वैतवादी और एक होता है द्वैताद्वैतवादी, ठीक है ना। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अब एक शब्द है निधा, एक शब्द है मधु। तो निधा में जो धा आ रहा है वो आ की मात्रा वाला आ रहा है, बड़ा है मतलब। अब मधु में जो ऊ आ रहा है वो छोटा वाला ऊ है, क्योंकि बड़ा ऊ भी तो आता है ना। अतः म से मध्वाचार्य, द से द्वैतवादी, खत्म बात। न से निम्बार का चार्य, द से द्वैता द्वैतवादी, क्योंकि निधा में द्वैता द्वैत बड़ा आ रहा है तो दो बार आएगा ना द्वैतवाद। तो द्वैता द्वैतवाद ये हो जाएगा, द्वैता द्वैतवाद हो जाएगा निधा का अर्थात निम्बार का चार्य का। और मधु, मधु में छोटा दू आ रहा है अर्थात द्वैतवाद एक बार, अतः मध्वाचार्य। ये हो गया दो उत्तर। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उस पर पूछ लेना मुझसे। पर्सनली बात भी कर सकते हो आप टेलीग्राम पे, कोई भी डाउट हो तो, है ना। 2 दिन में जो भी डाउट होगा मैं सब क्लियर कर दूंगा आपको। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन है? कवि की दृष्टि से बात करें अर्थात भाई देखो समाज में क्या हो रहा है, प्रकृति किस प्रकार से खिल रही है, मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा। अगर 15 अगस्त आ रही है, मेरी मर्जी है कि मैं 26 जनवरी के ऊपर लिखूंगा, तो ये हो गई कवि की दृष्टि से। जिसे बोलते खुलकर लिखना, स्वच्छंद तरीके से लिखना। तो ये बात कहने वाले कौन है? स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ। 1870 में जन्म हुआ था इनका, ठीक है। कोलरिज इनके मित्र थे 1872 में, ठीक है। प्लेटो सबसे पहले आएंगे, क्रम से लगाएंगे तो, फिर अरस्तु आएंगे, फिर लॉन्जाइनस आएंगे। प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, फिर आएंगे वर्ड्सवर्थ, फिर आएंगे कोलरिज 5वें नंबर पे, फिर आएंगे अपने, हाँ यहाँ पे चौथे नंबर पे एक और मान लो आप क्रोचे आ सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्रोचे लिख लेना, अगर आप लिख रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो इनको। प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, फिर 1866 में क्रोचे, उसके बाद 1870 में अपना वो क्या नाम है उसका भाई का, वर्ड्सवर्थ, फिर 72 में अपन कोलरिज, फिर उसके बाद 86 के आसपास आई थिंक इलियट, और फिर रिचर्ड्स 92 में। लिख लेना सिलेबस में ही है ये 1888 में है इसका, टीएस इलियट का। भारतेंदु जी की अनुदित रचना कौन है? अर्थात भारतेंदु जी के कुछ तो मूल रचनाएं हैं जो मूल नाटक है, और कुछ है अनुदित नाटक, ठीक है। यहाँ अनुदिन लिखा हुआ ये गलत है, पर अनुदित है ना। विद्या सुंदर अनुदित, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र और सती प्रताप। सती प्रताप जो है इनकी मूल रचना है, ठीक है। मूल रचनाओं में हम इसको मानते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। सत्य हरिश्चंद्र वैसे भी राजा हरिश्चंद्र के ऊपर लिखी हुई कथा है ये तो अनुदित हो वैसे ही हो गई ना, तो ये खुद से थोड़े बनाएंगे ये। सकाव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति, अर्थात घटना के अनुकूल शब्दों की स्थिति क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। अर्थात काव्य वही है जो घटना के अनुकूल शब्दों की उपस्थिति दर्ज करे, वही काव्य कहलाता है। जगन्नाथ की पंक्तियां आई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ वही है जो कहते हैं ना रमणीयार्थ कर, है ना, वो वाली जो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं, है ना। रमणीयार्थ शब्दार्थ प्रतिपादकम वाली जो पंक्तियां हैं जगन्नाथ की है, 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के संदर्भ में किस विषय पर केंद्रित है? 4 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन चूज करना है इसमें से। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि पहले अंग्रेजी ढंग का लिखा हुआ उपन्यास है ये, जिसके अंदर प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को लिया गया है, जिसके द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो ये ऑप्शन ज़्यादा सटीक है और ज़्यादा सही है, अतः विकल्प नंबर 1 सही होगा कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का। अब बच्चे बोलेंगे कि यार सामंत वर्ग के पतन उन्मुख चरित्र का वर्णन है, नहीं ये नहीं होगा, इसमें हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक शोषण और भारत को लूटना। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु में 41 प्रकरण है टोटल, सारे याद नहीं करने, शुरू के 3 4 5 रट जाना, अंत के 3 4 5 रट जाना। ऑप्शन में कभी भी ऐसे अलग अलग नहीं आएगा, आप टेंशन मत लेना कि बी सी डी ई आ जाएगा फिर यहाँ फिर से बी सी डी ई आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। अगर ए बी सी डी यहाँ ऑप्शन में है तो यहाँ पक्का बी सी डी आएगा, यहाँ पक्का सी डी ई आएगा और यहाँ पक्का डी बी ए आएगा, है ना। अतः एक पकड़ लोगे ना आप तो भी आपका काम हो जाएगा, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। झूठा सच उपन्यास यशपाल का है। 1958 में पहला पार्ट आया था वतन और देश, 1960 में दूसरा पार्ट आया था देश का भविष्य।
दो पार्ट में है। क्या वर्णित है इसमें? ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ गलत, विभाजन की भयोत्पादक आशंका वेरी गुड बिल्कुल सही है, शहरी जीवन की विसंगतियां गलत, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो देखो विभाजन जहाँ आ जाएगा ना वहाँ सांप्रदायिक दहेज में फ्री आएगा, तो विभाजन जहाँ आएगा वहाँ पर सांप्रदायिकता फ्री में आएगा ही आएगा, अतः बी और डी सही है यहाँ पे, ये रहा ऑप्शन एक। ठीक है ना, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। तमस उपन्यास में भी सेम चीज है। समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के भेद कौन कौन से हैं? समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि हमने पढ़े थे। तो जो इसके भेद हो जाएंगे वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, बी और सी। बी और सी कहाँ है? ये रहा। ध्वनि सिद्धांत से प्रश्न है ये भी। भला हुआ जो मारिया बहणों मारा कंतु, लज्जे हूं तू बहन सी अहू जई भग्गा घर एंतु। हेमचंद्र की पंक्तियां मानी जाती है, हेमचंद्र की, जिन्हें हम 11वीं 12वीं शताब्दी में पढ़ते हैं। ठीक है ना, जिनकी एक रचना पढ़ते हैं हम, कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित, जबकि कुमारपाल प्रतिबोध में जो मैंने बताए थे आपको सोम प्रभु सूर्य की रचना है, जो ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन कुमारपाल चरित जो है वो हेमचंद्र की रचना है। कि भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, लज्जे हूं तो बहन से हो जो जई भग्गा घरु एंतु। कि बहुत अच्छा हुआ बहन कि मेरा पति जो है युद्ध में मारा गया, अगर वो यहाँ पे घर पर भाग आता या हार के आ जाता तो मैं तो लज्जा से ही मर जाती का। अब ये देखते ये अर्थ कहाँ पे निकला हुआ है कि हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, बिल्कुल सही कथन है, ए सही है। अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वो मारे जाने लायक भी नहीं था, ये गलत है, ऐसा नहीं है। उनके मारे जाने से देश का भलाई हुआ है, बिल्कुल सही बात है ना। और हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा, बिल्कुल ये ज़्यादा कठिन सही है, ये ज़्यादा कथन ये सही है। अतः डी और ए जो है ना वो ज़्यादा सटीक बैठ रहा है अपने, ए और डी। ठीक है ना, तो ए और डी ये रहा। ठीक है ना, भला हुआ जो मारिया कि अच्छा हुआ है ना, भला हुआ मतलब अच्छा हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। अतः जात बेचने का कार्य कौन करता था? ब्राह्मण। ठीक है ना, ये याद रखना आप। कौन सी नाटक है? अंधेर नगरी, 1881, भारतेंदु का नाटक है ये। ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसका संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? यहाँ नगण्य साधारण और विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव विक्रहित है। ठीक है ना, बिल्कुल यही सही उत्तर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे महंगी से महंगी वस्तु और बेकार से बेकार वस्तु दोनों का एक ही रेट था। ठीक है ना, बस यही उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल लागर द्वारा रचित नहीं है? प्रश्न क्यों आया ये? क्योंकि अमृतलाल लागर जी का मानस का हंस हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उपन्यास, तो हमारा दायित्व बनता है कि हमको अमृतलाल लागर जी के सारे उपन्यास याद हो। मैं आपको याद करवा दूंगा। सबसे पहला है महाकाल, ठीक है ना, और उसके अलावा फिर क्या बोलते हैं अमृत और विष है इनका एक। ठीक है, अमृत और विष के बाद अगर हम बात करें तो शतरंज के खिलाड़ी इनके भी है, शतरंज के मोहरे, शतरंज के खिलाड़ी है इनके। ठीक है, इधर से अपने मानस का हंस आपको याद हो ही जाएगा। इधर से खंजन नयन भी इनका, खंजन नयन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूरदास के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। ठीक है ना, बिखरे तिनके हैं, अग्निगर्भा है, करवट है। अर्धनारीश्वर इनका उपन्यास नहीं है, अर्धनारीश्वर जो है विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है। अगर उपन्यास की बात करें तो अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, और निबंध की बात करें तो अर्धनारीश्वर निबंध जो है दिनकर का निबंध है। इंपॉर्टेंट है, अमृतलाल नागर के सारे उपन्यास आपको याद कर लेने हैं, देख तो लेने हैं कम से कम। ठीक है ना, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। इन पंक्तियों का आशय क्या है? एक आशय बताना है अपन को। इनका हो जाएगा जंगल घना और भयावह है, बिल्कुल है तो सही, पर आशय पूछ रहा ही है ना। जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है, ये नहीं, नेगेटिव पॉइंट अपन को नहीं लेना। यह जंगल केवल जंगल नहीं है, जीवन की चुनौती है। बिल्कुल यहाँ ये नेगेटिव नहीं है बल्कि ये पॉजिटिव है कि बिल्कुल जीवन की चुनौती है। बिल्कुल ये सही कथन है कि जीवन जो है एक चुनौती है।
जंगल जंगल नहीं है, जीवन की चुनौती है, यहाँ पर घुसना आसान बात नहीं होगा। तीसरा कथन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यही सटीक उत्तर होगा, यही सही है ना। आज से पूछा है क्योंकि यहाँ पे जेहि पंखी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरवर होई निवात। जैसे ही नागमती पंछी के समीप जाकर अपनी बात कहती है, विरह की जैसे ही बात कहती है तो उसका दुख इतना गहरा है, उसका विरह इतना गहरा है। सोई पंखी जाई जरी, तो पंछी क्या हो जाता है, जल जाता है उसका दुख सुनकर। और तरिवर होई निपात, और जो पेड़ के पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, मतलब एक प्रकार से वो भी गिर जाते हैं, सब पत्ते झड़ जाते हैं उसका दुख सुन के, है ना। तो ये अत्युक्ति, दोहे में अत्युक्ति है, लेकिन ये क्या है, केवल ऊहात्मकता पद्धति के निर्वाह के लिए, अर्थात प्रेम का जब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं ना हम, जिसमें एक प्रकार से मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो जाएं जो मतलब मानने लायक नहीं होते, उसे बोलते हैं ऊहात्मक पद्धति। तो ये ऊहात्मक पद्धति का निर्वाह यहाँ पर किया हुआ है। 3 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये सटीक उत्तर है इसका। सिलेबस में है नागमती वियोग खंड, आसान प्रश्न आएगा आपके। विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कौन है। अब आपको ये बताओ, इल्यूजन और रियलिटी के लेखक कौन है। जाहिर सी बात है, विभ्रम कब होगा आपको, भ्रम जब कोई भी चीज़ कोड में लिखी हुई होगी। कोड में लिखी हुई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, कोड की लिखी हुई चीज़ कूट में होती है, उस कूट को सोल्व करना पड़ता है। अतः विभ्रम और यथार्थ जो रचना है ये कोडवेल की रचना है। 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, ये किसने कहा है। कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा है। ये सब बातें हमको बुक्स में मिलती है, कि बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है, और बोरिंग लगता है इसलिए हमको पढ़ने में नहीं आता है, और बोरिंग वहाँ पे पता चलता है हमको कि कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा है। क्लिंट ब्रुक्स की पंक्तियाँ हैं, बुक से आपको याद रखना है, क्लिंट ब्रुक्स। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम। आसान कृष्ण है, पहले राजश्री हो जाएगा 1915 में, विशाख हो जाएगा 21 में, 27 में ये हो जाएगा, उसके पहले बीच में ये हो जाएगा, ठीक है, 17 या 16 17 के आसपास। तो बी, फिर डी, फिर ए, नहीं बी डी सी ए, बी डी सी ए, ठीक है, बी डी सी ए है क्या, ये रहा, मतलब बी डी ए सी, सॉरी बी डी ए सी है ना, कोई काम ना पहले आएगा 21 में, फिर 27 में बाद में विशाख आएगा, सही बात है, बी डी ए सी है ना। अब देखो, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, इनका तो सबको याद होता है, आपको जो इनके गौण नाटक है जो पाठ्यक्रम में नहीं है वो भी याद होने जरूरी है। बी डी ए सी होगा इसका सही उत्तर, सही बात है, क्योंकि इसका 21 के आसपास है ना, और विशाख का 27 के आसपास है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का क्रम लगाना है। 68, ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा 46, मैलांचल 54, ये सिलेबस में लगे हुए हैं आपके, ठीक है, मान लेते हैं आपको इनका याद है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सी, फिर उसके बाद डी, फिर ए, सी डी ए बी, सी डी ए बी कहाँ पे है, ये रहा सी डी। अच्छा, राग दरबारी 68 में, उससे पहले ये है, अच्छा अच्छा, ये 61 62 के आसपास ये दोस्तों, ये है ना, अंधेरे बंद कमरे जो है 61 62 के आसपास है। तो सी डी बी ए हो जाएगा, सी डी बी ए, ये रहा चौथा ऑप्शन, अंधेरे बंद कमरे जो उपन्यास है। वैसे भी आपको ये बताओ, जब सी डी आपने कर लिया सी डी, तो ऐसे एक ही ऑप्शन में है ना सी डी, तो अब ये तो है नहीं कि आपको अंधेरे बंद कमरे में दिमाग लगाना है। अगर इन दोनों का भी आपको याद है भाई, बाणभट्ट की आत्मकथा 46 में है, मैलांचल 54 में है, और वैसे भी सी सबसे पहले आएगा, तो ये रहा सी, खत्म बात, ठीक है ना। 4 हो जाएगा ऑप्शन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आलोचना क्रम को सही क्रम में लगाना है, ठीक है, लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइंस एंड पोएट्री आइए रिचर्ड का है ये, तो सबसे लास्ट में होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी उनका ही है, तो कोई बात नहीं। अब बताओ, ये आइए रिचर्ड्स की ये रचना भी है, साइंस एंड पोएट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी है, तो पता कैसे चलेगा कि ए पहले आएगा या डी पहले आएगा। तो ये देखो, इसने ऑलरेडी ही यहाँ पे ए को डी से पहले दे दिया, अर्थात ये कन्फर्म है कि ए जो है डी के पहले आएगा, क्योंकि आई रिचर्ड्स की रचना है ना, और आई रिचर्ड्स का जन्म 1892 में हुआ है, अर्थात ये पहले नहीं हो सकती, क्योंकि बायोग्राफ लिटरेरी क्वालरिज की रचना है जिनका जन्म 1872 में हुआ है, तो ये तो पक्का पहले आएगी। और सेक्रेड वुड 1888 में जन्म हुआ है किसका, एलियट का, तो पहले बी, फिर सी, फिर ए डी, तो ये बी सी ए डी यहाँ से निकल गई। रचना का क्रम याद नहीं है तो कवि का नाम तो याद रखो, साइंस एंड पोएट्री आई ए रिचर्ड्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज, सेक्रेड वुड एलियट, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड्स, ऐसे निकालते हैं आंसर। तरीका होना चाहिए एक, मतलब सब कुछ चीज़ें याद नहीं रख सकते पर तरीका तो याद रख सकते हैं ना।
मिलान करना है इनका। हरिवंश राय बच्चन का भोला राम का जीव सिलेबस में है, बच्चन की क्या भूलू सिलेबस में है, दिनकर संस्कृति सिलेबस, रमणिका गुप्ता हाथ से सिलेबस। ये चलते हैं। दुनिया का अनमोल रतन अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत और पिता। पिता किसकी हो जाएगी? एक प्रकार से पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व, बिल्कुल इससे संबंधित है, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व। चीफ की दावत में है बुद्धों की उपेक्षा, वृद्धो वृद्धो है ना, क्योंकि दादी जो उसकी माँ होती है उस बूढ़ी महिला की ज़्यादा, वो जो आता है उसका बोझ, तो उसकी क्या दशा होती है उसका चित्रण किया गया है इसमें। ठीक है। इसके बाद हो जाएगा अपना दुनिया का अनमोल रतन। यह हो जाएगी देश प्रेम से संबंधित कथा है, ये कहानी है ये प्रेमचंद की। और अमृतसर आ गया देश विभाजन से संबंधित एक कहानी है, ये भी है ना। पटरिया कहानी संग्रह में है ये, अमृतसर आ गया पटरिया। भीष्म सहानी की कहानी है ये पटरिया। ठीक है। पग बांध घुंघरू गाच्यारी, ये देखो भाषा से पता चल रहा है, गाच्यारी नाच्यारी है ना, मीराबाई राजस्थानी। ए मथरी, ए मथरी कहाँ है? ये रहा, खत्म। वैसे पता चल गया। तो बी में 4, बहुविधि चित्र बनाए के हरि रचो क्रीडारास, कबीर। ते ही दुख भये परास निपाते, लोहू बूढ़ी उठे हुई दिन राते, है ना। ये जायसी की पंक्तियाँ हो जाएगी। और काहे को गोपीनाथ कहावत, ये तो आसान पंक्तियाँ हैं, सूरदास की भ्रमर गीत सार, सूरदास, आसान क्वेश्चन है। संस्कृति के 4 अध्याय में जो प्रथम अध्याय है उनमें से किस विषयों पर चर्चा की गई है? आर्य द्रविड़ संबंध। प्रथम अध्याय मतलब सबसे ज़्यादा पुराना, तो सबसे ज़्यादा पुराना क्या है? आर्य द्रविड़ संबंध। एक भक्ति तो मध्यकाल की चीज़ है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पुराना क्या है? आर्य द्रविड़ संबंध। तो ए ऑप्शन किस में है? इसमें है या इसमें है? इन दोनों को हटाओ। अब बी, भक्ति की प्राचीनता हो ही नहीं सकती, भक्ति मध्यकाल की चीज़ है, तो बी ये हटा दिया, सी बचा। ये लो ए और सी। हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, बिल्कुल ये प्राचीन चीज है, क्योंकि पहला चैप्टर में सबसे ज्यादा प्राचीन बताया गया है ना, फिर बढ़ती गई हैं चीजें आगे, है ना, संस्कृति के 4 अध्याय में। तो इसके अध्याय याद कर लेना आप, ए और सी आंसर हो जाएगा। दिनकर की रचना है एक कहानी, ये भी परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य कैसा है क्या है ना, एक कहानी ये भी। ठीक है। किसकी रचना है ये? मन्नू भंडारी की। 10वीं यूनिट से है ये भी। ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, इस पे सही तथ्य बताना है। तो एक कहानी ये भी जब मन्नू भंडारी लिखेगी तो स्त्री पक्षधर में लिखेगी या स्त्री के खिलाफ लिखेगी? स्त्री पक्ष में, है ना, स्त्री में। तो स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति करेगी, मान लेते हैं कि स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति मिलती है, लेकिन भोगे हुए यथार्थ का मानवीय चित्रण ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है ना। तो अर्थात जो उसने रियल में भोगा है। ये लो, ये भी सही तथ्य है, बी सही है। पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती, ठीक है, ये भी मिलती है, क्योंकि जो पुरुषों का ही जो एक एकाधिपत्य है ना, उसको चुनौती मिलती है बिल्कुल, कि हम भी किसी प्रकार से कम नहीं है। तो बी और सी सही हो गया। स्त्री की पक्षधरता का निषेध, ये गलत हो जाएगा, बल्कि स्त्री की पक्षधरता का निषेध नहीं करती बल्कि समर्थन करती है, तो ये डी गलत हो जाएगा। डी और सी सही उत्तर होगा यहाँ पे, बी और सी। ठीक है ना। ए, ए भी सही है कि स्त्री पुरुष समान अभिव्यक्ति, पर ये उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं हो पाएगी। एक कहानी ये भी मैं, ये स्त्री को ज्यादा महत्वपूर्ण दे मानती है। ठीक है ना। बी और सी यहाँ पे सटीक उत्तर होगा। अंधा युग नाटक के अंकों का क्रम बताना है, बता देते हैं बिल्कुल, कि एक कौरव नगरी थी, कौरव नगरी थी, कौरव नगरी में पशु का उदय हुआ। कौरव नगरी में जब पशु का उदय हुआ तो पशु का नाम हमने क्या रखा था? अश्वत्थामा। ठीक है। तो अश्वत्थामा का अर्धसत्य, ये इसका अगला चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, ये अगला चैप्टर हो जाएगा, कौरव नगरी, पशु का उदय और अश्वत्थामा का अर्धसत्य। फिर आएगा गांधारी का शाप, गांधारी का शाप आ गया। अभी 5वां आ जाएगा हमको, है ना, क्या बोलते हैं, प्रभु की मृत्यु। ठीक है ना। तो ये 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? अच्छा, अंकों के नाम है। अच्छा, इसने कह रहा है कि कौन कौन सा? पांडव विजय गलत, ये नहीं है। कौरव नगरी का विनाश, ये भी नहीं है। पशु का उदय और गांधारी का शाप, ये दोनों है बस। मुझे लगा कि इसमें ये क्रम पूछ रहा है, ये नहीं नहीं नहीं, सी और डी सही उत्तर हो जाएगा कि कौन कौन से अंकों का वर्णन इसमें हुआ है। ठीक है, सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय क्या है? ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में लिखा गया एक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है ये। एक उदात्त प्रेम की कथा है ये। उदात्त प्रेम मतलब एक ऐसा प्रेम जिसे हम आदर्श प्रेम कह सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की मतलब एक होता है ना कि एक आदर्श चीज है। प्रेम अगर कह दिया तो फिर वो प्रेम नहीं कहलाता। जो आंखों से प्रेम अगर शब्दों से व्यक्त किया जाए तो फिर वो प्रेम नहीं होता। प्रेम तो वो है जो आंखों से व्यक्त किया जाता है ना, वो वाली बात, वही वाली बात है। ऐसे प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। अब ए सही है, इसमें कन्फर्म है। तो ए सही है तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, अर्थात ए और डी होगा या ए और बी होगा। अब बी और डी पढ़ना है अपन को। लोक संस्कृति का सजीव और रससिक्त अंकन, बिल्कुल सही कथन है ये भी। लोक संस्कृति का, उस समय की लोक संस्कृति का सजीव और रससिक्त अंकन मिलता है। जबकि डी वाला है कि ईसा पूर्व बौद्धकालीन, ईसा पूर्व की बात तो इसमें होती ही नहीं है ना, तो ईसा पूर्व तो हो ही नहीं सकता इसमें, तो गलत हो जाएगा ये। अगला हो जाएगा अपना सही क्वेश्चन कि तमस उपन्यास में वर्णित क्या क्या है। अब तमस उपन्यास और झूठा सच, मैंने जब जब आपसे कहा है कि जब जब सांप्रदायिकता आएगा आएगा सांप्रदायिकता किसी उपन्यास में, तो विभाजन वहां पर दहेज में आएगा ही आएगा। तो अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की पृष्ठभूमि बिल्कुल। तमस उपन्यास में भी कहीं ना कहीं विभाजन की पृष्ठभूमि को उजागर किया गया है। तो सांप्रदायिक विद्वेष तो आना ही आना है। तो बी और सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बी और सी, ये रहा चौथा ऑप्शन। भीष्म साहनी का उपन्यास है, 1973 में लिखा गया, 75 में साहित्य अकादमी। भीष्म साहनी के सारे उपन्यास आपको याद करने हैं, ठीक है ना। झरोखे, कड़ियाँ, मैयादास की माड़ी, ठीक है, कुंतो, इस टाइप से, नीलो, नीलिमा, नीलीफोर, लिख लेना इन सबको या फिर देख लेना किसी भी अच्छी बुक से। इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट है। और श्री लाल शुक्ल का हमारे राग दरबारी सिलेबस में लगा हुआ है उपन्यास, पर इनके सारे उपन्यास श्री लाल शुक्ल के क्रम से याद करके जाने हैं, क्रम से। अगला प्रश्न देखो आप। अंधेर नगरी आ गया फिर से। आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधित अवधारणा कैसी थी? कैसी थी भाई? साहित्य बैठे ठालों का विलास है, गलत। साहित्य नागर जनों के मनोरंजन हेतु है, गलत। मनोरंजन के लिए नहीं है। ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है, ये एक हद तक ठीक है, पर सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण जनों के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक भूमिका होती है। बिल्कुल, साहित्य की एक सामाजिक भूमिका होती है। यही मानना किसका था? भारतेंदु का मानना था। भारतेंदु के मौलिक और अनूदित दोनों नाटक याद होने चाहिए, और सारे निबंध आपको भारतेंदु के याद होने चाहिए। याद होने से तात्पर्य ऐसा नहीं कंठस्थ होने चाहिए। ऑप्शन देखकर आपको सही उत्तर टिक करना ही होगा, है ना। ऑप्शन देख के आपको टिक कर देना चाहिए, ठीक है। बोन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वो जीव गवावे। जल पीते ही वो जीव गवा देती है, मर जाती है। कौन है वो? इस पहेली का सही उत्तर हो जाएगा क्या? स्त्री नहीं, लता, नाली नहीं, आग। आग जो होती है जल में जाते ही मर जाती है, ठीक है ना। अमीर खुसरो की पहेली है। मैंने आपको बताया है कि कविता वाले चैप्टर में जो हिंदी साहित्य की जो कविताएं हैं, यानी कि हिंदी भाषा में, उनसे ऊपर वाली कविताएं जो है वो सब में प्रिय प्रवाह से ऊपर वाली जो भी कविताएं हैं, आसान प्रश्न आएगा, बशर्ते उनकी भूमिका जरूर देख लेना कि हाँ किस मोटा मोटा क्या है इसमें। मतलब इतना खास भी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। और प्रिय प्रवास से नीचे वाली कविताओं में कम से कम अगर छोटी कविता है तो थोड़ी सी कविता को नज़र से निकाल लेना, तुकांत देख लेना उसके, कौन से कविता संग्रह में वो कविता संकलित है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गई, जातियां मिट गई, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की बज्रलेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी है। बहुत अद्भुत बात कही है ये। स्त्री पक्षधरता की बात कही गई है इसमें। स्त्री अस्मिता का सवाल उठाया गया है। ये पंक्तियाँ किसने कही होगी? जाहिर सी बात है जो स्त्री पक्षधर होगी या जो स्त्रियों के बारे में लिखती होंगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतेंदु को एक बार भूल जाए अगर हम, क्योंकि ये स्त्री के पक्ष में स्त्री की बात है, तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी बसती है। अब ये बताओ इतनी दर्द भरी पंक्तियाँ इन दोनों में से कौन लिख सकता है? ज़्यादातर दर्द किनकी रचनाओं में होता है? महादेवी। तो दो उत्तर सही हो जाएगा, बिल्कुल यही सही उत्तर है। महादेवी वर्मा के सारे कविताएं तो याद करनी है, सबको याद होती है। इनकी निबंध भी आपको याद करने हैं, रेखा चित्र भी, और इनके कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, साहित्यकार की आस्था, ये याद होने चाहिए आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। ईदगाह कहानी 1933,
मोहसिन क्या खरीदता है? मोहसिन भिश्ती खरीदता है। मोहसिन में स आ रहा है, भिश्ती में स। मोहसिन क्या खरीदता है? खिलौना खरीदता है। नूरे वकील खरीदता है। महमूद खरीदता है सिपाही, ठीक है ना। और खंजरी और वो घोड़ा जो खरीदता है वो खरीदता है सम्मी। आगे चलते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है अर्थात जो तद्भव है, इसका मतलब ये है। तत्सम जो संस्कृत से सीधा सीधा निकला है शब्द, आज्ञा निकला है, सर्व निकला है, स्वामी निकला है, राय नहीं है। राय शब्द पहले राजा होता था, अब पहले राजा साहब को राजा बोलते थे, अब राय साहब बोलने लग गए हैं, ठीक है ना। अतः राय जो है तत्सम शब्द नहीं है बल्कि तद्भव है ना, क्योंकि राय शब्द पहले नहीं था। आगे देखो। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक। दर्शन किससे करेंगे? आंखों से करेंगे। आंखों मतलब लोचन, तो नलिन विलोचन शर्मा ये रहा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आसान है, मैंने 50 बार करवा रखे हैं आपको। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पर मैं काफ़ी समय से लाइव क्लासेस लेता हूँ और वहाँ पे 50 बार मैंने पढ़ाई हुई ये सब चीज़ें रिपीट करवाई हुई है ना। @KEH_ हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, कोटा एजुकेशन हब हिंदी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जुड़ सकते हैं आप। मेरठ की बात चल रही है। मेरठ में सर्व सुख नामक एक अग्रवाल बनिया है। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कृति कौन सी है? देवरानी जेठानी की कहानी। ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, वैसे भी आंसर ये निकल के आ गया, देवरानी जेठानी की कहानी। अब आप कहोगे इसका मतलब सर ऐसा प्रश्न आएगा ही नहीं क्या कि जिसमें जो सिलेबस में नहीं है तो उसकी पंक्ति नहीं? ऐसा मैं नहीं कह रहा, परंतु जो सबसे ज़्यादा फेमस कृति है, अगर कोई ऐसी कृति जो मतलब सिलेबस में नहीं है फिर भी सिलेबस का पार्ट है, तो ही उसकी पंक्तियाँ आने का चांस है, तो ही उससे संबंधित कोई प्रश्न आने का चांस है, अन्यथा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बाकी मुझे नहीं लगता ऐसा प्रश्न, तो 100 में से 1% चांस है अगर बाई चांस आ जाता है तो, बाकी नहीं आना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन की कौन सी आत्मकथा नहीं है? हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा के 4 पार्ट है। क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969, ठीक है। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तीसरी, और चौथी हो जाएगी 10 द्वार से सोपान तक। क्रम है, क्रम इसी क्रम में याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो आज के अतीत गलत हो जाएगी, क्योंकि आज के अतीत 2003 में लिखी गई भीष्म साहनी की आत्मकथा है ये। भीष्म साहनी की आत्मकथा है, 2003 में लिखी गई भीष्म साहनी की आत्मकथा है ये। भारतेंदु जी की कौन कौन सी रचनाएं नहीं है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताते हैं। सतसई श्रृंगार, प्रेम माधुरी, उमर खैयाम की रुबाइयाँ और जॉर्ज वंदना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमको पता है यार कि उमर खैयाम की जो रुबाइयाँ हैं ये कैसे लिख सकते हैं भारतेंदु। उमर खैयाम पे तो काम जो किया है सबसे ज़्यादा, वो किया है किसने? हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन ने उमर खैयाम की रुबाइयों पे काम किया है, उनका असर दिखता है उनकी रचनाओं में। तो सी तो गलत हो जाएगा, सी यहाँ ये हटा दो, सी यहाँ ये हटा दो, खत्म बात। बचा बी और डी और ए और बी, ठीक है ना। बी और डी या ए और बी, तो इनमें एक रचना हो जाएगी प्रेम माधुरी, ठीक है, प्रेम माधुरी इनकी हो जाएगी। अब बचा कौन सा? सतसई श्रृंगार या जॉर्ज वंदना, है ना। तो और बी और डी और एक बचा अपना ए और बी, है ना। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा स्टार लगा के देखते हैं, मैं भी बता दूंगा इसका आंसर क्या होता है, मुझे भी इसका ध्यान नहीं आ रहा है कि सतसई श्रृंगार इनकी थी क्या? भारतेंदु की सतसई श्रृंगार, जहाँ तक मुझे लगता है ए और बी, है ना, या बी और डी। जॉर्ज वंदना इनकी थी क्या? किसकी थी जॉर्ज वंदना? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए, मैं ए और बी के साथ जाता हूँ। बाकी देखते, एक बार आप कमेंट करके बताओ इसका उत्तर क्या है, एक बार गूगल कर लेना या फिर अपनी बुक में देख लेना, मैं भी डाउट हूँ। एक बार ए और बी के साथ जाता हूँ मैं, बाकी फिर मैं या तो लास्ट में एडिट कर दूंगा इसको या फिर बता दूंगा आपको, ठीक है ना। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय क्या? ये अपन ने कर लिया है तो कोई ना, दोबारा रिपीट हो गया है। अब इसकी जगह मैं आपको एक नया क्वेश्चन अगर बताऊं, मान लो जैसे कि ये तो उपन्यास का है, तो आपको जितने भी उपन्यास है ना, सबके प्रकाशन वर्ष के साथ साथ उस रचनाकार के सारे उपन्यास याद करने हैं, प्लस उन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष तो नहीं, पर क्रम जरूर थोड़ा बहुत देख लेना, रटना नहीं है, क्रम देख लेना। इसके अलावा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार, जैसे चित्रलेखा एक उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का, तो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास थोड़े बहुत देख लेना आप, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। छायावाद के बारे में सही कथन बताना है, बिल्कुल बताते हैं, चलो कोई बात नहीं। कि छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था।
छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। गलत बात है ये, है ना। था रीतिवाद का विरोध मतलब एक चली आ रही परंपरा का विरोध, है ना। तो छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था, ये गलत बात है बिल्कुल। अब हमको सही बात छांटनी है, तो ये गलत हो जाएगी ये, ठीक है ना। अब एक बार बताता हूँ मैं इसका आंसर कि रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम को लेकर चला था, वहाँ तक रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा है। बिल्कुल, यह भी सही कथन है बिल्कुल। और मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ, यह भी सही है। सी और डी यहाँ पे सही कथन हो जाएगा, ए और बी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता का कोई लेना देना नहीं है छायावाद से। सी और डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न हो जाएगा, इनको मिलान करना है कौन किसका किसका पात्र है, ठीक है। तो हम बता देते, शेखर एक जीवनी का हो जाएगा शारदा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पात्र है ये। गोविंदी इसका पात्र है, इसे गोदान का इंपॉर्टेंट पात्र है ये। सर्वसुख बनिया की कहानी भी हम पढ़ के आए हैं, देवरानी जेठानी की कहानी। सर्वसुख अग्रवाल जो बनिया होता है, और परीक्षा गुरु का पात्र होता है लाला मदन मोहन। इंपॉर्टेंट है, मिलान कर लेना आप, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि किसने लिखा है, शुक्ल जी ने, कि आदिकाल जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, ये 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम क्या क्या है। देखो मेरी बात सुनो, शुक्ल जी ने जो लिखा है वीरगाथा काल, उसको 4 प्रकरण में डिवाइड किया है। भक्ति काल जिसे कहते हैं पूर्व मध्य काल भी कह सकते हैं, उसको 6 प्रकरण में, और फिर रीतिकाल को 3 प्रकरण में, ठीक है, 3 प्रकरण में। अब जाहिर सी बात है, वीरगाथा काल हो चाहे भक्ति काल हो चाहे रीतिकाल हो, शुक्ल जी ने सबको सामान्य परिचय से शुरू किया है, सामान्य परिचय से। अतः बी सबसे पहले आएगा, कन्फर्म है, ये लीजिए, बी सबसे पहले ये रहा, हो गया खत्म बात। अतः बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी, क्योंकि शुक्ल जी की सबसे बड़ी खासियत है सामान्य परिचय से शुरू करना और फुटकल रचनाओं पे खत्म करना। ये देखो सी सबसे लास्ट में, तो बी ए डी सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। क्रम देख जाना शुक्ल जी का एक बार। रतन खान मलुकदास की रचना हो जाएगी, ठीक है ना। रत्न खान जो है वो मलुकदास की रचना हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंददास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नंददास की सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। और नंददास की कोई पंक्ति अगर दे रखी शुक्ल जी की बुक में, तो शुक्ल जी की बुक में नंददास की पंक्तियां भी आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, भूल मत जाना। नंददास की सारी रचनाएं और नंददास की सारी पंक्तियां जो भी इंपॉर्टेंट है, मोटी मोटी तो आपको याद होनी ही चाहिए। मलुकदास की रचना याद कर लेना, आसान रचनाएं होती है वैसे मलुकदास की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। यूनानी है, लेटिन है। अब अरबी फारसी तो ये लो, हम तो बोलते हैं अरबी फारसी तो एक ही होती है, ये लोग कैसे अलग अलग दे दिया, गलत बात है ये। आर्य भाषाओं में फारसी शामिल है लेकिन अरबी नहीं है, याद रखना आप। तो इसलिए चौथा उत्तर सही होगा यहाँ पे 4, क्योंकि शामी परिवार की भाषा है अरबी, शामी परिवार की, ठीक है ना। अरबी और फारसी अलग अलग भाषा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंशा अल्लाह खान वही है जिन 4 हिंदी को के अच्छे लेखकों का हम वर्णन करते हैं, उसमें इंशा अल्लाह खान की जो भाषा थी वो थी चटकीली मटकीली मुहावरेदार भाषा थी। कैसी थी, मुहावरेदार, चटकीली मटकीली। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी भाषा को कौन कौन से शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। एक तो बाहर की बोली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भाखापन उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जिसे हम संस्कृतपन भी बोल सकते हैं। और संस्कृत का मिक्सर गवारी, जैसे कि अवधि और ब्रज के शब्द नहीं होने चाहिए। तत्सम शब्दों के लिए कसम नहीं खाई थी, तत्सम शब्द जरूर रख सकते हैं वो, ठीक है ना। अतः चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 4 यहाँ पे सही विकल्प है। अतः हमको इस प्रश्न से पता चलता है कि सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खान, सदा सुखलाल नियाज और लल्लू लाल, इन चारों की रचनाएं हमको देख लेनी है अंत में एक बार जाते जाते, ठीक है ना। रचनाएं तो कम से कम देख ही लो। विशेषता तो आसान है, लल्लू लाल की रचनाओं में ब्रज का उल्लेख मिलता है। सदा सुखलाल की क्या बोलते पंडिताओपन लिए हुए भाषा है, पंडिताओपन। इंशा अल्लाह खान की मैंने बताई दी, सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए हैं, पूर्वीपन, ठीक है। 18 को एग्जाम होने दो, तुरंत मैं आपको बता दूंगा जो हम आज पढ़ रहे हैं उसमें से कैसे प्रश्न मिलेंगे, है ना। इस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का चित्रण हुआ है। देखो अब आप, ये सेम टू सेम ऑप्शन पहले पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने, परीक्षा गुरु के बारे में पढ़ा था ना, बिल्कुल। वैसे भी ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, यही सिलेबस में है, वैसे ही आंसर निकल गया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है। अब शुक्ल जी जो 12 ग्रंथ गिनाते हैं ना, उनके अलावा शुक्ल किसके, तुलसीदास के, तो उसके अलावा जो ग्रंथ गिनाते हैं ना बाकी जो शिव सिंह सरोज, वो मान लो। तो शुक्ल जी दोहावली गिनाते हैं, कवित रामायण गिनाते हैं, लेकिन रामसत्य और कड़का रामायण नहीं गिनाते। ए और बी आंसर हो जाएगा। शिव सिंह सरोज ने गिनाए ग्रंथ ग्रंथ कौन से हैं, ए और बी। ये लो ए और बी, ये रहा, खत्म। अगला देखो आप, निम्नलिखित में से मेला आंचल उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मेला, सहदेव मिश्र और बलभद्र नारायण, सी और डी। अच्छा सी और डी तो आंसर है ही नहीं इसमें, सॉरी। कमला और सहदेव मिश्र हो जाएगा, ए और सी है ना, ये रहा ए और सी, सॉरी सॉरी, ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, सहदेव मिश्र और ए और सी। नंददास की कृति नहीं है, नंददास की भी हम बात कर रहे थे, नंददास का प्रश्न आ चुका है। तो नंददास की रूप मंजरी है, मान मंजरी है, विनय मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी भी है, ठीक है ना, बिल्कुल। और रास पंचाध्यायी है, कवि प्रिया नहीं है, कवि प्रिया केशव की रचना है, याद रखिएगा, कवि प्रिया केशव की रचना है। भोजराज की पुस्तक है, भोजराज की श्रृंगार प्रकाश, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी कम से कम 5 से 10 जो काव्यशास्त्री है, भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य हैं, पुस्तकें याद कर लो बस, पुस्तकें। किसकी काव्य अलंकार है, किसकी काव्य अलंकार सार संग्रह है, किसकी काव्य दर्श है, किसकी अभिनव भारती है, अभिनव गुप्त की, काव्य कौतुक व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की। इंपॉर्टेंट पुस्तकें याद कर लो आप, ठीक है ना। जयदेव की चंद्रालोक याद कर लो। तमस उपन्यास का पात्र कौन कौन सा नहीं है, तमस उपन्यास का पात्र कौन सा नहीं है, नथु है, रिचर्ड है, हयात बख्श है, रत्तो नहीं है, ठीक है ना, एक उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे। मूर्धैया के ननकू पांडे किस कला में कुशल थे, ढोलक वादन में, ठीक है ना। मूर्धैया 10वें यूनिट का प्रश्न है। तुलसी राम की जो आत्मकथा है मूर्धैया, तुलसी राम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ जाओ कि कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। मूर्धैया पहला पाठ है, दूसरे पाठ का नाम क्या है, मणिकर्णिका, कब प्रकाशित हुई थी, इंपॉर्टेंट पात्र कौन कौन से हैं, ये सारे पढ़ जाओ मोटा मोटा। थोड़ी बहुत भूमिका देख जाओ अगर है तो, अगर सब कुछ नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा बहुत तो देख ही सकते हैं लास्ट टाइम पे, है ना। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छंद बरदाई क्या है, केवल कविता छंद के रचयिता, गलत, ये तो छंदों के वैसे भी जादूगर है, तो केवल कविता छंद के रचयिता कैसे हो सकते हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, बिल्कुल, हिंदी के प्रथम महाकवि शुक्ल जी ने छंद बरदाई को बताया है, और पहला महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज दासों को बताया, बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। और केवल दुहा और तोमर के रचयिता, गलत, ये भी सही गलत नहीं होगा। और व्याकरण में पारंगत, बिल्कुल, बी और डी सही उत्तर हो जाएगा, बी और डी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने 100 प्रश्न थे टोटल जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे, ताकि इस बहाने लगभग सारी यूनिट में चर्चा कर सकूं मैं, इस वजह से मैंने ये प्रश्न बनाए थे और आपके सामने पेश किए थे, और आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बस अब एग्ज़ाम है आपका, आराम से बेटेंशन होकर, कुछ भी नया पढ़ने से अच्छा है सिर्फ पुरानी चीज़ों को रिवाइज करो आप। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और बढ़ाना हो तो प्रीवियस पेपर देख लो थोड़ा बहुत, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। इसके साथ इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको, पहले पेपर को अच्छे से करना आप शांत दिमाग के साथ, ऑप्शन 2 और 3 ही लगाना अगर आपको समझ में नहीं आए तब। अगर आपको ऑप्शन चूज़ करने में दिक्कत आ रही है तो ऑप्शन 2 और 3 लगाना। समय पे पेपर जरूर करना, समय पर करना पेपर, ठीक है ना। अब बोलो समय पे कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ आपको ट्रिक। सबसे पहले जो पेपर 1 है, फिर पेपर 2 है, इसमें 50 प्रश्न आएंगे, इसमें 100 प्रश्न आएंगे, इसमें 2 गद्यांश आएंगे 10 के, इसमें 5 नंबर का डी आएगा मैथ्स का, 5 नंबर का गद्यांश आएगा। सबसे पहले ये गद्यांश करना है, क्योंकि गद्यांश टाइम लेता है। अगर गद्यांश को आप सबसे पहले नहीं करोगे ना, तो उसके बाद आपको लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा। 200% बोल रहा हूँ ये बात आपको मैं। सबसे पहले आपको कसम खा लेनी है, सिर्फ सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ गद्यांश करना है। पहले पेपर 1 का गद्यांश करो, फिर पेपर 2 का कर दो। कसम नहीं खा रखी हमने कि पहले पेपर 1 का सारे क्वेश्चन करेंगे फिर पेपर 2 करेंगे, नहीं, गलत बात है। पेपर 1 का गद्यांश करो पहले सारा, फिर पेपर 2 का गद्यांश करो पहले सारा। कर दिया गद्यांश, फिर पेपर 1 का डीआई करो, वो जो मैथ्स वाला क्वेश्चन आता है ना बड़ा वाला, क्योंकि उस ऐसे प्रश्न है जिसमें बार बार प्रश्न को देखना पड़ता है। एक ही प्रश्न के पाँच पाँच मतलब एक ही जो क्वेश्चन होता है ना उसके 5 और क्वेश्चन होते हैं इसमें, डीआई में भी। फिर बची हुई मैथ्स करो आप, फिर बची हुई जो मैथ्स है वो करो, उसके बाद पेपर करना स्टार्ट करो। पेपर 1 में आप ज़्यादा टाइम मत लेना, अगर आता है तो टाइम लो, नहीं आता है तो फटाफट फ्री हो जाओ पेपर 1 में। फिर पेपर 2 जब आप करने लगोगे, पेपर 2
तो पेपर 2 में चाहे बड़ा ऑप्शन हो चाहे छोटा ऑप्शन हो, चाहे बड़ा प्रश्न हो चाहे छोटा प्रश्न हो, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, सोच के चलना है। जितना बड़ा प्रश्न होगा उतना आसान समझ के चलना है कि ये तो आसान है, आसान है, आसान है। शांत दिमाग से उसको पढ़ना है, बिल्कुल टाइम की तरफ नहीं देखना है, शांत दिमाग से पढ़ना है, ठीक है ना। और ऑप्शन में ये ज़रूर देखना है कि सही उपयुक्त कथन का चयन करवा रहा है या कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है इसका चयन करवा रहा है। और सही है तो उस पर भी गोला कर लेना है, और उपयुक्त कथन नहीं है पूछ रहा है तो उस पर भी गोला कर लेना है। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, कसम है आप सबको, ठीक है ना। उसके बाद फिर ऑप्शन पढ़ना है, शांत दिमाग से पढ़ना है कि कौन सा ऑप्शन, अगर विकल्प में भी कोई नकारात्मक अगर ऑप्शन हो ना, उसको पहले कसम गोला कर लेना है कि इसने नकारात्मक बात क्यों बोली। अगर नकारात्मक बात बोली है तो उसको थोड़ा सा गोला करके टिक कर देना है। मैंने जितने भी प्रीवियस पेपर आपको करवाए हैं सबको डिटेल से समझा समझा कर करवाया है, ठीक है ना। ये वीडियो अभी अपलोड हो चुकी है अगर आप देख रहे हैं तो इसको। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट लगता है ना, सच बता रहा हूँ, तो आप कमेंट कर दो मुझे, मैं आपको अभी इसका रिप्लाई दे दूंगा। और इसके साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो ये KEH हिंदी आप टाइप करोगे ना टेलीग्राम पे, KEH_ लगाना, फिर हिंदी लिखना ऐसे इंग्लिश में KEH हिंदी, तो एक टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करते उसमें मेरी ID लिखी हुई है, या तो उसमें जो ग्रुप है ना उस ग्रुप पे आप मैसेज छोड़ दो, या यहाँ मेरी पर्सनल ID लिखी हुई है, ठीक है ना। उस पर्सनल ID पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, @ कविराज हिंदी, ठीक है। जो मेरी पर्सनल ID है वो किस नाम से है, कविराज_ हिंदी के नाम से, ठीक है ना, कविराज हिंदी के नाम से। तो आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, पर आपका प्रश्न सही होना ही चाहिए। शांत दिमाग से आपको पूरा पेपर करना है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तुरंत मुझे मैसेज करना। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर ज़रूर करना, और कमेंट के माध्यम से बताना कि मेरी मेहनत सफल हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। धन्यवाद।